अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं फ़िज़िकल साइंस, जो कि टेट और टीआरटी दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल देखते हैं हम लोग। विच स्केल वॉज यूज टू मेजर द कर्व्ड पाथ? किस पैमाने से हम मुनहनी रास्ते की पैमाइश करते हैं? ए मीटर स्केल, बी थ्रेड स्केल, सी फार्मूला और डी ग्राफ पेपर। हमको बताना है कि ऐसी चीज़ें जो सीधी ना हो भाई, मुड़ी हुई हो, उसका रास्ता मुड़ा हुआ हो, अगर उसकी लेंथ मालूम करनी है हमको, तब हम ऐसे चीज़ों की या फिर ऐसे रास्तों की लेंथ किस तरह से मालूम करते हैं हमको बताना है। मीटर स्केल का इस्तेमाल करके, या फिर एक धागे का इस्तेमाल करके, या फिर एक ज़ाब्ते के ज़रिए, या फिर ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करके। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड स्केल। जब कोई चीज़ें सीधी नहीं होती, मुड़ी हुई होती है, कर्व्ड होती है, तब हम लोग धागे का इस्तेमाल करके उसकी पैमाइश करते हैं, जिससे हम लोग एक्यूरेटली क्या है, मुड़ी हुई रास्तों की पैमाइश कर सकते हैं। अगर हम मीटर स्केल की बात करेंगे, तो जो भी सीधी चीज़ें रहेगी, जैसे कि एक पेंसिल है, अगर हम उसका हमको लेंथ मालूम करना है तो हम मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको पत्ता है भाई, पत्ते का एरिया मालूम करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर ऐसी चीज़ें इर्रेगुलर, बेकायदा चीज़ें, जैसे कि कार्डबोर्ड का टुकड़ा हो गया, वैसी चीज़ों को भी हम लोग ग्राफ पेपर के ज़रिए क्या है, उसकी एरिया की पैमाइश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। द डिस्टेंस बिटवीन द नोज़ एंड द टिप ऑफ द मिडल फिंगर इज़ कॉल्ड। नाक और दरमियानी उंगली की नोक के दरमियान फासले को हम क्या कहते हैं? ए 1 यार्ड, बी 1 फुट, सी 1 इंच और डी 1 सेंटीमीटर। चले बताएं। पहले ज़माने में या फिर आजकल भी कपड़े को नापने के लिए या कोई भी चीज़ को नापने के लिए इस तरह का हम लोग यूज़ करते थे। हमारे दरमियानी फिंगर और नाक के दरमियान का जो हिस्सा होता था, उसको हम लोग मीटर के तौर पर या फिर एक पैमाइश के तौर पर लेते थे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो कितना होगा? तो वो होगा 1 यार्ड, या फिर हम इसको 1 गज कहेंगे। ठीक है ना। हमारे नोक और दरमियानी उंगली के दरमियान का जो फासला होगा, हम उसको 1 गज कहेंगे। अगर हम 1 फुट की बात करेंगे तो 12 इंचेस का 1 फुट होता है। अगर हम इंच की बात करेंगे तो 2.54 जो इंच सेंटीमीटर्स है, 2.54 सेंटीमीटर मिलकर 1 इंच बनाते हैं। अगर हम सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनता है। ये कुछ चीज़ें बेसिक सी है, इसका आइडिया आप लोगों को अच्छे से होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट स्टैंडर्ड मीटर स्केल वॉज यूज्ड बाय फ्रांस विच वॉज मेड अप विथ। पहला मियारी मीटर पैमाना जो फ्रांस ने इस्तेमाल किया था, जो इसके साथ बनाया गया था। ए प्लैटिनम एंड यूरेनियम, बी गोल्ड एंड प्लैटिनम, सी प्लैटिनम एंड इरीडियम और डी प्लैटिनम एंड एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड मेजर की अगर हम बात करेंगे, तो एक मीटर पैमाना इस्तेमाल किया गया पहली मर्तबा फ्रांस में। ठीक है ना। जो कौन सी 2 धातुओं से मिलाकर बनाया गया था, क्वेश्चन वो पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी 2 धातुओं का इस्तेमाल किया गया था? तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्लैटिनम एंड इरीडियम। ये दो धातुओं के इस्तेमाल के ज़रिए क्या है, पहला मीटर का पैमाना बनाया गया था, जो कि फ्रांस में इस्तेमाल हुआ पहली मर्तबा। आज भी इस पैमाने को फ्रांस के एक म्यूज़ियम में क्या है, महफूज करके रखा गया है, जो कि प्लैटिनम एंड इरीडियम 2 धातुओं के ज़रिए बनाया गया था। आई थिंक आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच बुक ऑफर्स अ वेल्थ ऑफ एविडेंस फॉर द वाइड वेराइटीज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स ऑफ टाइम। कौन सी किताब में वज़न और वक्त के पैमाइश के लिए मियारी इकाइयों का सबूत मिलता है? ए आर्यभाटिया, बी अर्थशास्त्र, सी एलिमेंट्स और डी द मेजरमेंट ऑफ सर्किल। ये 4 जो है, ये 4 की 4 किताबें हैं जो मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस के ज़रिए लिखी गई है। तो ऐसी कौन सी किताब है जिसमें हमको मियारी तौर पर या फिर मियारी इकाइयों का सबूत मिलता है वज़न और वक्त के ताल्लुक़ से? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र किताब है, ये चाणक्य के ज़रिए लिखी गई है। अगर हम लोग आर्यभाटिया की बात करेंगे
तो भास्कर आचार्य जो वन थे उन्होंने आर्या भाटिया लिखी थी। अगर हम एलिमेंट बुक की बात करेंगे तो इसके लिखने वाले हैं हमारे यूक्लिड जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने लिखी थी। अगर हम द मेजरमेंट ऑफ सर्किल की बात करेंगे तो इस किताब के लिखने वाले हैं हमारे आर्किमिड्स। ठीक है ना। हमको ऑप्शन में पूछा गया था कि वक्त के और वज़न के पैमाइश के मियारी इकाइयाँ हमको कहाँ मिलती हैं, तो जवाब हो जाएगा हमारा अर्थशास्त्र बी में मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट द दानियांग कुशान ग्रैंड ब्रिज। दुनिया के सबसे तवील पुल की लंबाई कितनी है हमको बताना है। ऑप्शन 1 184.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी 146.8 किलोमीटर, ऑप्शन सी 186.4 किलोमीटर और ऑप्शन डी 164.8 किलोमीटर। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये तमाम की तमाम हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। ओके, ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, कहीं और से लिए गए नहीं हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 164.8 किलोमीटर जो है हमारे दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट पुल की जो है वो लेंथ हो जाएगी, उस टूल हो जाएगा। अगर हम लोग 164.8 को अगर माइल्स में देखेंगे तो कितने माइल्स हो जाएगा, 102 माइल्स जो है उसकी लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन में हमको माइल्स में भी पूछ सकता है या फिर किलोमीटर्स में भी पूछ सकता, तो हमको दो भी पता होने चाहिए। जो लॉन्गेस्ट पुल है दुनिया का उसकी जो लेंथ है वो 164.8 किलोमीटर्स में होगी और अगर हम माइल्स की बात करेंगे तो 102 माइल्स में उसकी लेंथ हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स। तो एक मील जो है कितने किलोमीटर के बराबर है या फिर मसावी है बताना है। ए 1.64 किलोमीटर, बी 1.62 किलोमीटर, सी 1.61 किलोमीटर और डी 1.63 किलोमीटर। ठीक है। अभी हम लोग पुल की जो लंबाई थी उसको हमने किलोमीटर्स और मील्स दोनों में देखा था। तो एक मील कितने किलोमीटर्स के मसावी होता है हमको बताना है। तो जो है किलोमीटर छोटा हो जाएगा, मील बड़ा हो जाएगा। तो एक मील में कितने किलोमीटर्स होंगे हमको ये बताना है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1.61 किलोमीटर का एक मील बनता है। करीब 1.5 किलोमीटर का जो है एक मील बनता है। ओके ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है ये। 1.61 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 माइल। अगर हम लोग एक्यूरेटली देखेंगे तो 1.609344 किलोमीटर्स का एक माइल बनता है। 1.609 करीब हमारा 1.61 ही हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए एक मील जो होता है वो 1.61 किलोमीटर के मसावी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द मुगल्स मेजरमेंट सिस्टम मेजर्ड लैंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट। तो मुग़लों के निज़ाम पैमाइश में ज़मीन की पैमाइश किस लिहाज से की जाती थी। ए मीटर्स में करते थे वो लोग, बी गज़ में करते थे, सी फुट में करते थे या फिर डी माइल्स में करते थे। मुग़ल के ज़माने में जो भी ज़मीनात हुआ करते थे उसकी पैमाइश वो लोग किस में करते थे हमको वो पूछा जा रहा है। मीटर्स में करते थे, गज़ में करते थे, फुट में करते थे या फिर माइल्स में करते थे। ये भी हमारे टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गज़। यानी कि जो मुग़ल्स हुआ करते थे उस ज़माने में ज़मीनात की जो पैमाइश है वो गज़ में, यार्ड में या फिर बीघा भी एक तरह की क्या है पैमाइशी यूनिट है, उसमें वो लोग क्या करते थे बीघा या फिर गज़ में जो है ज़मीनात की पैमाइश करते थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, बीघा या फिर गज़ में मुग़ल्स अपने ज़मीनात की पैमाइश करते थे। मीटर्स का तो पता ही है आपको, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। गज़ भी पता ही है, फुट भी पता ही है, 12 इंचेस का 1 फुट होता है। ओके, माइल्स भी पता है, 1.61 किलोमीटर का 1 माइल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द मेट्रिक सिस्टम इन विच ईयर। जमहूरिया हिंद ने किस साल मेट्रिक सिस्टम को अपनाया। ए अप्रैल 1 1947, बी अप्रैल 1 1957, सी अप्रैल 21 1967, डी अप्रैल 21 1957। किस डेट को, किस साल में, किस महीने में हमारे
इंडिपेंडेंट इंडिया या फिर रिपब्लिक इंडिया ने मैट्रिक सिस्टम को अपनाया था, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ओके, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1, 1957। 1957 को 1 अप्रैल को जो है हमारे जमहूरिया हिंद ने मैट्रिक सिस्टम को क्या है हमारे हिंदुस्तान में शुरू किया था या फिर अपनाया था, कह सकते हैं हम लोग। तब से जो है हमारा हिंदुस्तान में एक स्टैंडर्ड मैट्रिक सिस्टम का क्या है इस्तेमाल किया जा रहा है। कब से? 1 अप्रैल 1957 से। ओके, इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखने की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Which method the astronomers use to measure the distance to some stars? माहिर फल्कियात चंद तारों तक के फासले की पैमाइश के लिए कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं? ए, पैरालॉक्स मेथड, बी, लाइट ईयर, सी, नॉटिकल माइल्स या फिर डी, नॉट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमारे ज़मीन से हम लोग अगर हमको तारों के दरमियान का फ़ासला या कुछ तारों तक का फ़ासला अगर हमको उसकी पैमाइश करनी है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पैरालॉक्स। ठीक है ना, पैरालॉक्स एक तरीक़ा है जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी ज़मीन से तारों के दरमियान का या कुछ तारों के दरमियान का फ़ासले को क्या करते हैं हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है ना, पैरालॉक्स मेथड, अ मेथड ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स फ्रॉम द अर्थ। ओके, अगर हम लाइट ईयर की बात करेंगे तो ये क्या है, जो रोशनी है वो 1 साल में कितना फ़ासला तय करती है ना, उसको हम लोग लाइट ईयर में मेजर करते हैं। जो नॉटिकल माइल्स होते हैं या फिर जो नॉट होते हैं, हम जो हवाई जहाज़ होते हैं या फिर जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं ना, उसकी पैमाइश के लिए, उसके डिस्टेंस की पैमाइश के लिए हम लोग नॉट्स या फिर नॉटिकल माइल्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू हाउ मेनी नैनोमीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर्स होते हैं या 1 मीटर कितने नैनोमीटर्स के मसावी होता है, हमको ये बताना है। फर्स्ट वन क्या हो जाएगा? 1 * 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो पहला जो हो जाएगा हमारा 100 मिलियन हो जाएगा। अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो 1 * 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा 10 मिलियन हो जाएगा। ये जो है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है ना, मिलियंस बिलियंस में लिखा हुआ है, इंद अरबिक निज़ाम में लिखा हुआ नहीं है। तो जो हमारा जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बिलियन। ठीक है ना, जो हमारा 1 मीटर होता है उसके अंदर 1 बिलियन जो है वो नैनोमीटर्स होते हैं। याद रखने की चीज़ें, यहाँ पे मैट्रिक सिस्टम के कुछ टेबल्स दिए गए हैं कि कितना कितने मसावी होता है, आप लोग याद कर लें। तो हमको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 1 बिलियन नैनोमीटर से मिलकर 1 मीटर बनता है। हमको बस ये याद रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो। उसके अलावा ये जो टेबल है वो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, किसी भी तरह बस उसको बट्टी मार लो या कुछ भी समझ के पढ़ लो, बस याद हो जाए आपको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, whose memory is measured in KB, MB, GB and TB। किसकी मेमोरी की पैमाइश हम लोग KB, MB, GB और TB में करते हैं? ए, कैमरा, बी, टेलीविज़न, सी, कंप्यूटर्स या फिर डी, रेडियो। रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा कि किसकी पैमाइश की हम लोग, किसकी मेमोरी की पैमाइश हम लोग इस यूनिट्स में करते हैं। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर्स या फिर मोबाइल फ़ोन्स। ये दो भी जो है इनकी जो मेमोरी होती है उसकी पैमाइश हम लोग क्या करते हैं, इसमें करते हैं। जैसा कि केबी का मतलब है किलोबाइट, एमबी का मतलब है मेगाबाइट, जीबी का मतलब है गीगाबाइट और टीबी का मतलब है टेराबाइट। आप लोग देखे होंगे जो हमारी सिम होती है उसकी भी क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि 1 जीबी की है, 2 जीबी की है, जो एमबीज़ है। तो जो क्या है, हमारे कंप्यूटर्स और हमारे मोबाइल फ़ोन्स, ये दोनों की जो मेमोरी है उसकी पैमाइश हम लोग केबीज़, एमबीज़, जीबीज़ और टीबीज़ में करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। How many liters of water is necessary to produce 1 kilogram of rice?
1 किलोग्राम चावल की काश्त के लिए कितने लीटर पानी की ज़रूरत होती है हमको बताना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको फिज़िक्स के साथ साथ हमारे साइंस से रिलेटेड या फिर हमारे सोशल से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन बन गया। तो ए 50 लीटर्स, बी 500 लीटर्स, सी 5000 लीटर्स और डी 550 लीटर्स। हमको अगर 1 किलो चावल उगाना है तो हमको वो 1 किलो चावल उगाने के लिए कितना उसको पानी देना होगा, या कितने लीटर पानी में 1 किलो चावल जो है वो उगेंगे या प्रोड्यूस होंगे। तो जवाब हो जाएगा हमारा 5000 लीटर। 5000 लीटर। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हमारा जो 1 किलो चावल है उसको अगर उसकी पैदावार हमको करनी है तो हमको उसको 5000 लीटर पानी प्रोवाइड करना होगा। इसीलिए आप लोग देखे होंगे जो धानों की खेत होती है ना, उसको पानी से पूरी तरह से लबरेज कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसके अंदर पानी को इतना उनको पानी दे दिया जाता है कि वो पूरे पानी के अंदर डूब जाते हैं, क्योंकि जो चावल है उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। In 1590, Zacharias Jansen and his son invented what? 1590 में ज़कैरिया जॉनसन और उसके बेटे ने क्या ईजाद किया था? ए माइक्रोस्कोप, बी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और डी डिजिटल माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हमारे जो बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं उससे लिया गया है। तो जो ज़कैरियस है और उनका बेटे हैं, उन्होंने 1590 में कौन सी चीज़ को ईजाद किया था वो पूछ रहा है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए माइक्रोस्कोप, क्योंकि हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसमें डायरेक्ट माइक्रोस्कोप की बात की है, ना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात की गई है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक और ना ही डिजिटल। सिर्फ वहाँ पे माइक्रोस्कोप का वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 1590 में ज़कैरियस और उनके बेटे ने एक माइक्रोस्कोप को क्या है ईजाद किया था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये भी। माइक्रोस्कोप जो है इन्होंने ईजाद किया था वो सादा माइक्रोस्कोप था या फिर कंपाउंड था या इलेक्ट्रॉनिक था या डिजिटल था, इसका जिक्र नहीं है हमारे टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट है हम आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमारा 14th क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग। हमको मैच करना है कि एक नॉट किसके मसावी होता है, एक मील किसके मसावी होता है, ठीक है ना। जो पैरालॉक्स यूनिट्स है वो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर KB, MB, GB, TB वो किसके लिए इस्तेमाल होता है। चलो इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग पढ़े हैं अभी के जो नॉट होते हैं या फिर नॉटिकल माइल्स होते हैं वो हमारी स्पीड होती है हमारे फ्लाइट्स और शिप की, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग माइल की बात करेंगे तो 1.61 किलोमीटर का माइल हो जाएगा। अगर हम पैरालॉक्स यूनिट्स की बात करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स यानी कि तारों के दरमियान के फासले को पैमाइश के लिए हम लोग डिस्टेंस का या फिर पैरालॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम KB, MB की बात करेंगे तो मेमोरी ऑफ कंप्यूटर को हम लोग KB, MB में मेजर करते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर खुद ही से क्या करें, इसको मैच करने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम जितने भी इसमें ऑप्शन है ना तमाम के बारे में देख चुके हैं, तो आसानी के साथ आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये याद रखने की। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 1 नॉट और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू। एक नॉट या एक नॉटिकल माइल किसके मसावी होता है हमको बताना है। अभी हम लोग देखे हैं जो नॉट या फिर नॉटिकल माइल्स होते हैं वो हवाई जहाज़ या फिर पानी के जहाज़ की जो पैमाइश होती है डिस्टेंस की, उसको हम लोग नॉटिकल माइल्स में क्या है मेजर करते हैं। तो एक नॉटिकल माइल या फिर एक नॉट जो है किसके मसावी होता है पूछा जा रहा है। ए 1.61 किलोमीटर पर आवर, बी 1.852 किलोमीटर पर सेकेंड, सी 1.852 किलोमीटर पर आवर और डी 1.61 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1.852 किलोमीटर पर आवर। जो हमारे हवाई जहाज़ या फिर शिप्स होते हैं ना, उसकी जो पैमाइश होती है रफ्तार की, वो हम लोग नॉटिकल माइल्स या फिर नॉट में करते हैं और एक नॉट जो है 1.852 किलोमीटर पर आवर के मसावी होता है। इम्पॉर्टेंट।
ऐसे जो है यूनिट चेंज करके दे सकता, किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर सेकंड में दे सकता, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड में दे सकता, तो यूनिट्स भी चेंज करके दे सकता। तो हमको यूनिट्स याद रखना ज़रूरी है। 1.852 किलोमीटर पर आवर है इसका यूनिट। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मंदरजा झेल में से कौन सी वेक्टर फिजिकल मकदार नहीं है, हमको बताना है। ए डिस्प्लेसमेंट, बी वेलोसिटी, सी वेट और डी मास। अगर आपको पता होगा कि वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, एक और होता है स्केलार क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। इसमें से जो 3 होंगे वो वेक्टर होंगे और एक जो होगा वो स्केलार होगा। तो हमको जो स्केलार है वो बताना है, जो ठीक है ना। क्वेश्चन में यही पूछा कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर नहीं है मतलब वो स्केलार क्वांटिटी होगी। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मास। जो मास या फिर जो कमियत है ना, उसको हम लोग स्केलार क्वांटिटी कहेंगे। अब डिफरेंस क्या है भाई स्केलार क्वांटिटी और फिर वेक्टर क्वांटिटी में? तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं उसको हम लोग स्केलार क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है ना। और ऐसे क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड रखने के साथ साथ एक फिक्स्ड उनका डायरेक्शन या फिर सिमत रहता, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और वेट जो है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि उनका मैग्नीट्यूड भी होगा और उनको एक लेंथ भी, डायरेक्शन भी वो फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्केलार फिजिकल क्वांटिटी। मंदरजा झेल में से कौन सी स्केलार तबई मकदार नहीं है। इससे पहले पूछा जा रहा था कि वेक्टर नहीं है, अब पूछा जा रहा है कि स्केलार नहीं है, मतलब कि इसमें से 3 जो है वो स्केलार होंगे, जो एक है वो वेक्टर होगा। आपको बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है यहाँ पर, ठीक है। जो वेक्टर होगा वो स्केलार नहीं होगा। ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी स्पीड, ऑप्शन सी फोर्स और ऑप्शन डी जो है प्रेशर। स्केलार क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनका कोई रास्ता नहीं होता। तो हम लोग दिमाग लगाए भी तो इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर पहले देख लेंगे हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्स। जो हमारी फोर्स होती है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये जो है एक सिमत भी रखती है। आप लोग देखे होंगे जब हम कुव्वत आयत करते हैं तो एक सिमत में आयत करते हैं, या तो आगे की तरफ या तो पीछे की तरफ, ये एक सिमत रखती है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे टेबल है, आप लोग देख सकते हैं कि स्केलार क्वांटिटीज़ कौन कौन से हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है वो कौन कौन से है। इसको बट्टी मार लीजिए, जिस तरह भी याद करना है याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऑड एंड आउट का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रिटिश मेजरिंग सिस्टम। मंदरजा झेल में से कौन सा बरतानवी पैमाइशी निज़ाम है। ए CGS, बी SI, सी MKS और डी FPS। तो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब कोई भी चीज़ की पैमाइश करते हैं तो हमारे पास जो निज़ाम है हिंदुस्तान में वो एक अलग निज़ाम है, मेट्रिक सिस्टम है। लेकिन जो बरतानिया लोग इस्तेमाल करते हैं वो सिस्टम एक अलग सिस्टम है, मतलब उनके जो यूनिट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो हमको ब्रिटिश मेजरिंग सिस्टम बताना है, तो जवाब हो जाएगा हमारा FPS। जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो लोग FPS का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एग्ज़ाम यहाँ पे देख लो आप लोग, FPS का मतलब हो जाएगा, लेंथ को अगर देखेंगे तो फुट में मेजर करते हैं वो लोग, मास को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड्स में मेजर करते हैं। अगर हम CGS निज़ाम की बात करेंगे तो जो लेंथ हो जाएगी सेंटीमीटर हो जाएगी, मास जो हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा सेकेंड्स हो जाएगा। MKS में भी जो लेंथ है वो मीटर हो जाएगी, जो मास है वो किलोग्राम हो जाएगा और जो टाइम है वो सेकेंड्स हो जाएगा। ये जो आखिरी के 2 है CGS और MKS, ये मैट्रिक सिस्टम है जो कि हमारे हिंदुस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द 19 की तरफ, द यूनिट ऑफ अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर नॉन एज। बुनियादी तबई मकदार की इकाइयों को कहा जाता है। ए बेस यूनिट्स, बी मल्टीपल्स, सी जो है वो सब मल्टीपल्स आना है वहाँ पे, एस खा गए हम, सी जो है सब मल्टीपल्स है और डी जो है डायमेंशंस है। तो कोई भी बुनियादी तबई मकदार जो है उसकी इकाइयों को क्या कहा जाता है। बुनियादी तबई मकदार की इकाइयों को हम लोग क्या कहेंगे, बुनियादी यूनिट्स कहेंगे या फिर मुतादिद यूनिट्स कहेंगे या फिर झेली मुतादिद यूनिट कहेंगे या फिर आबाद कहेंगे। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
ए बेस यूनिट्स, जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली उसको हम लोग बुनियादी इकाइयाँ या फिर बेस यूनिट्स कहेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हमको किसी की बेस यूनिट मालूम करना है तो जो हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि लेंथ एक बेस यूनिट है, मास जो है एक बेस यूनिट है। लेंथ को हम लोग मीटर में करते हैं, मास को हम लोग किलोग्राम में करते हैं और टाइम को सेकंड्स में करते हैं। तो अगर हम मल्टीपल्स किसको कह रहे हैं, अगर हम जो ये बेसिक यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उससे ज़्यादा है, समझिए किलोग्राम है, मेगा है, गीगा है, ज़्यादा को हम लोग मल्टीपल्स कहेंगे। अगर उससे कम है, ठीक है, जो मीटर है उससे कम है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सब यूनिट्स कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आवर आइज मस्ट बी डैश अबाउट द पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ स्केल वर्ड द मेजरमेंट इज टू बी टेकन, यानी कि हमारी आंखें डैश पैमाने के इत्तेफाक से ऊपर होनी चाहिए जहां पैमाइश की जाती है। यानी कि जब भी हम किसी चीज़ की पैमाइश कर रहे हैं, जैसा कि एक स्केल लेके हम किसी चीज़ के लेंथ की पैमाइश कर रहे हैं, तो जब हम उसकी पैमाइश कर रहे हैं तो जो हमारी आंखें होनी चाहिए उसका जो पोजीशन है वो कैसा होना चाहिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्टिकली, यानी कि हमारी जो आंखें हैं वो उमूदी तौर पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग उसको साइड से देखेंगे दूसरे एंगल से तो जो है हमारा जो आंसर हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, अगर हम लोग उसको साइड से देख रहे हैं तो जो आंसर हो जाएगा हमारा उसमें मिस्टेक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमको आंसर एक्यूरेटली लाना है तो हमको जो भी पैमाइश करें हम लोग तो उसको हम लोग वर्टिकली पोजीशन में क्या है, हमारी आंखें होनी चाहिए, तब हम उसको देखेंगे तो हमारा जवाब क्या है वहाँ पे सही आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। The volume of irregular objects like a rock and a stone is determined experimentally using which method? चट्टानों और पत्थर जैसी बेकायदा अशिया के हजम का तयन तजुर्बाती तौर पर किस तरीके से किया जाता है। अगर हमको पता है भाई, हमको अगर पानी है, कितने लीटर पानी, अगर हम उसका वॉल्यूम मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना, जो मतलब जो शेप्स होते हैं भाई, जो 3D शेप्स होते हैं उसका जो वॉल्यूम मालूम करना है उसके लिए तो हमारे पास फार्मूला है। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जिसका कोई शेप ही नहीं होता, जैसे कि चट्टाने हैं, पत्थर है, उसका कोई शेप ही नहीं होता है भाई, बेकायदा होते हैं, वो इर्रेगुलर होते हैं। अगर हम उसका वॉल्यूम मालूम करना है तो हम तब कैसे करेंगे, तो हम तब मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या फिर मेजरिंग जार भी कहते हैं इसको, मेजरिंग जार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग 2 जार लेते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं, उसके अंदर पत्थर डाल लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह क्या करते हैं हम लोग मेजरिंग जार के ज़रिए जो है इर्रेगुलर जो चीज़ें होती हैं उसका वॉल्यूम मालूम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर कोई चीज़ें हैं वो कोई एक परफेक्ट शेप में नहीं है और 3D है, अगर उसका हजम हमको मालूम करना होगा तो हम लोग मेजरिंग सिलेंडर या फिर मेजरिंग जार का इस्तेमाल करते हैं। और ये कोई फार्मूला नहीं है, ये हमको एक्सपेरिमेंटली यानी कि तजुर्बाती तौर पर क्या है मालूम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ? मध्य झेल में से कौन सी तूल की इकाई नहीं है? ए सेंटीमीटर, बी स्क्वायर मीटर, सी मिलीमीटर और डी फीट। चलिए बताएं आप लोग क्या हो सकता है इसका जवाब। सेंटीमीटर है, स्क्वायर मीटर है, मिलीमीटर है या फिर फीट है, या कौन सी नहीं है पूछ रहा है। यानी कि इनमें से 3 जो है वो एक तूल की इकाइयाँ हैं, एक जो है इसमें तूल की इकाई नहीं है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर किलोमीटर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से ही पता चल रहा है ये जो है किसी का एरिया है। ठीक है ना, स्क्वायर कब लगाते हैं हम लोग, एरिया के लिए लगाते हैं। यहाँ पे पिक्चर में देखिए आप लोग लेंथ के जो है कौन कौन से है भाई यूनिट्स, तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और फीट जो है वो लेंथ के यूनिट्स हैं। अगर हम लोग एरिया के यूनिट्स की बात करेंगे तो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर और स्क्वायर फीट, ये जो है हमारे एरिया के जो है यूनिट्स होंगे। एरिया और लेंथ में फ़र्क है, बेसिक है 2D जो है उनका एरिया। ठीक है ना, जो आपको पता ही होगा लेंथ किसको कहते हैं हम लोग और एरिया किसको कहेंगे हम लोग। ओके ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड एज। एक तबई मकदार की अददी कदर और इकाई का ताल्लुक़ इस तरह होता है। हमको एक फार्मूला दिया गया है, वो बताना है कि जो तबई मकदार होती है ना उसका जो अददी कदर होगी और जो उसकी इकाई होगी
उसके हम लोग उसके अंदर क्या है रिलेशन क्या होगा। हम कभी भी देखते हैं तो हम जो भी तबई मकदार लिखते हैं तो उसके साथ एक यूनिट लगाते हैं। जैसा कि हमको एक, अगर हमारा जो बताना है हमको कि जो एक साइज़ है, ठीक है ना, किसी चीज़ का, तो हम 1 मीटर कहेंगे तो जो 1 है वो हो जाएगी इसकी अददी क़दर, और जो मीटर है ना वो हो जाएगी इसकी इकाई। तो इसमें दरमियान में जो है ताल्लुक़ कौन सा है हमको बताना है। तो जवाब हो जाएगा हमारा N1U1 = N2U2। जब भी हम लोग किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं, जैसा कि अगर हम देखेंगे तो एक वेट ऑफ अ बॉडी क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगा। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। जब हम इसको आजू बाजू लिखेंगे तो किस तरह बनेगा फॉर्मूला, N1U1 = N2U2, यानी कि जो N है वो तबई अदद होगा और जो U है वो यूनिट होगा। ठीक है, तो N1U1 किसके मसावी होगा भाई, N2U2 के मसावी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय। एक बेकायदा चीज़ का हजम बजरिया हासिल किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए हम लोग अगर कोई बेकायदा चीज़ है, इर्रेगुलर चीज़ है, उसके अगर हमको हजम मालूम करना होगा तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तजुर्बा करके करेंगे। क्या करेंगे भाई, कोई एक पत्थर ले लेंगे, उसको हम लोग एक पानी से भरे हुए जार में डालेंगे। डालने के बाद जो है उसकी हजम की पैमाइश किस तरह की जाती है वो बताया जा रहा है। तो उसके लिए एक फार्मूला है। ये फार्मूला हम लोग बट्टी मार के मतलब यूं ही नहीं कर सकते हैं, हमको एक्सपेरिमेंट करके ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। ओके ना, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, ये कोई मकदार नहीं है इसकी। हमको पहले क्या करना होगा, डायरेक्ट मेजरमेंट करनी होगी, तजुर्बा करना होगा। तो किस फार्मूले से कर सकते हैं हम लोग, तो V = V2V1। अब यहाँ पे V2 क्या है, जो पानी में जो हम लोग पत्थर डाल रहे हैं उससे पहले जो है उसका हजम कितना है वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद पानी में पत्थर को डालने के बाद फिर उस चीज़ का हजम क्या हो जाएगा पानी का, वो देखना है हम। इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। V2 में से अगर हम V1 निकाल लेंगे तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा, जो पत्थर रहेगा हमारा, उसका जो वॉल्यूम है वो हमको मिल जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है। ओके, V2 - V1 जो है किसी बाकायदा ऑब्जेक्ट का हमको वॉल्यूम मालूम करने का फॉर्मूला है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन ऑफ द डे है। हाउ मेनी फीट्स आर देयर इन अ यार्ड। एक गज़ में कितने फीट होते हैं हमको बताना है। ओके, ऑप्शन ए 2 फीट, ऑप्शन बी 3 फीट, ऑप्शन सी 5 फीट और ऑप्शन डी 10 फीट। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके नीचे बताइए। और अगर आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आज का सेशन कैसा रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह आगे भी हम लोग इसी तरह नए नए टॉपिक्स या फिर नए नए सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है और चाहते हैं आप लोग कि मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट अस, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझ में भी मोटिवेशन आएगा और मेरे अंदर भी कुछ और अच्छा करने की जो है ख्वाहिश पैदा होगी। ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में किसी और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रिपेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।